हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 पॉलिटी का लास्ट चैप्टर 8 शुरू करने जा रहे हैं और इसी के साथ हमारा क्लास 6 हिस्ट्री जियोग्राफी एंड पॉलिटी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग क्लास 7 के सब्जेक्ट्स स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस चैप्टर्स के लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और उनका मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। आपको प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। एनसीईआरटी की वेबसाइट से आप एनसीईआरटी के बुक्स को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर लें और ये वाला लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ लें, जिससे कि आपके कंसेप्ट में और क्लियरिटी आ जाएगी। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 8, अर्बन लाइवलीहुड्स, शहरी क्षेत्र में आजीविका। हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में रूरल लाइवलीहुड्स के बारे में पढ़ा था और इस चैप्टर में हम लोग अर्बन लाइवलीहुड्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कि शहरी क्षेत्र में आजीविका के कौन कौन से स्रोत हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है वर्किंग ऑन द स्ट्रीट, सड़कों पर काम करना। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन द सिटी वर्क्स ऑन द स्ट्रीट्स। शहर में कई सारे लोग सड़कों पर काम करते हैं और इनमें से कई लोग वो भी होते हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों से माइग्रेट करके शहरों में आते हैं रोजगार की तलाश में। तो हमारे पास एक क्वेश्चन अराइज होता है कि माइग्रेशन क्यों होता है। हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि ज्यादातर किसान छोटे किसान हैं, स्मॉल फार्मर्स हैं, एंड देयर इज इरेगुलरिटी इन आवर एग्रीकल्चरल सेटअप, और उसकी वजह से 6 महीने उनके पास काम होता है और 6 महीने उनके पास काम नहीं होता और धीरे धीरे वो लोन के प्रेशर में भी आने लगते हैं। और अगर किसी रीजन से देयर इज ए क्रॉप फेलियर तो उनको माइग्रेट करना पड़ता है रोजगार ढूंढने के लिए। इन अ सर्वे ऑफ अहमदाबाद सिटी इट वॉज फाउंड दैट 12% ऑफ ऑल द वर्कर्स इन द सिटी वेयर पीपल वर्किंग ऑन द स्ट्रीट। अहमदाबाद में एक सर्वे किया गया था, एक सर्वेक्षण किया गया था। उसमें यह पता चला कि जितने भी लोग शहर में काम करते हैं उसमें से 12% लोग सड़कों पर काम करते हैं। अहमदाबाद शहर के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि काम करने वालों में से 12% लोग सड़कों पर काम कर रहे थे। दे समटाइम्स सेल थिंग्स और रिपेयर देम और प्रोवाइड ए सर्विस। कभी कभी वो लोग सड़कों पर कोई छोटी मोटी चीजें बेचते हैं या फिर उनकी कोई रिपेयर का छोटा मोटा शॉप भी होता है, और या फिर वो कोई सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। वे चीजें बेचते हैं, उनकी मरम्मत करते हैं या कोई सेवा देते हैं। दे वर्क ऑन देयर ओन, मतलब कि वे सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, उनको कोई दूसरा व्यक्ति रोजगार नहीं देता है। सेल्फ एम्प्लॉयड वो लोग होते हैं, वे स्वरोजगार में लगे हैं। दे आर नॉट एम्प्लॉयड बाई एनी वन एंड देयर फोर हैव टू ऑर्गेनाइज देयर ओन वर्क। यही चीज मैं आपको बता रहा था, उनको कोई दूसरा व्यक्ति रोजगार नहीं देता, वे लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, इसी वजह से उनको अपना काम खुद ही संभालना पड़ता है। उनको कोई दूसरा व्यक्ति रोजगार नहीं देता है, इसीलिए उन्हें अपना काम खुद ही संभालना पड़ता है। They have to plan how much to purchase as well as where and how to set up their shops. उनको सारी योजनाएं खुद ही बनानी पड़ती है। उनको ये भी प्लानिंग करनी पड़ती है कि सामान कितना खरीदें, और उनको ये भी प्लान बनाना पड़ता है कि कहाँ और कैसे वो अपनी शॉप्स को सेटअप करें, का मतलब कि कहाँ पे वो अपनी दुकान लगाएं। वे खुद योजना बनाते हैं कि कितना माल खरीदें और कहाँ वो कैसे अपनी दुकान लगाएं। देयर शॉप्स आर यूजुअली टेम्पोररी स्ट्रक्चर्स, उनकी जो दुकानें होती हैं वो अस्थायी होती है, टेम्पोररी होती है। समटाइम्स जस्ट सम बोर्ड्स और पेपर्स स्प्रेड ओवर डिस्कार्डेड बॉक्सेस और मे बी अ कैनवस शीट हंग अप ऑन अ फ्यू पोल्स, मतलब कि वो लोग सड़कों पर गत्ते या पेपर बिछा लेते हैं और उसी पे अपनी छोटी सी दुकान खोल लेते हैं, या फिर खंभों पर कैनवस शीट मतलब कि तिरपाल या प्लास्टिक लगाकर अपनी छोटी सी दुकान खोल लेते हैं। उनकी दुकानें अस्थायी होती हैं, कभी कभी तो टूटे फूटे गत्ते के डिब्बे या बक्सों पर कागज फैलाकर दुकान बन जाती है, या खंभों पर तिरपाल या प्लास्टिक चढ़ा लेते हैं। दे में ऑल्सो यूज देयर ओन कार्ड्स और सिंपली अ प्लास्टिक शीट स्प्रेड ऑन दी पेवमेंट। उनके पास अपनी ठेले गाड़ी भी हो सकती है जिसपे वो अपनी सामान को बेच सकते हैं, या फिर वो सड़क पर ही कोई प्लास्टिक शीट बिछाकर अपनी छोटी सी दुकान खोल लेते हैं। वे अपने ठेले या सड़क की पटरी पर प्लास्टिक बिछाकर भी काम चलाते हैं। दे कैन बी आस्क्ड टू डिसमेंटल देयर शॉप्स एट एनी टाइम बाय द पुलिस।
पुलिस आकर उनको कभी भी ये कह सकती है कि वे अपनी दुकान वहां से हटा लें। उनको पुलिस कभी भी अपनी दुकान हटाने को कह सकती है। दे हैव नो सिक्योरिटी। उनके पास कोई सुरक्षा नहीं होती है। देयर आर सर्टेन पार्ट्स ऑफ द सिटी वेयर दीज हॉकर्स आर नॉट अलाउड टू एंटर। कुछ ऐसी भी जगह हैं, कुछ ऐसे सर्टेन पार्ट्स है शहर में जहां पे कि इन हॉकर्स को मतलब कि ठेले वालों को घुसने नहीं दिया जाता है। कई ऐसी भी जगह हैं जहां ठेले वालों को घुसने नहीं दिया जाता। मान लीजिए कि कोई पॉश एरिया है जहां पे कि अमीर लोग रहते हैं, वहां पे ऐसे हॉकर्स को फिर अलाउ नहीं किया जाता, घुसने नहीं दिया जाता है। वेंडर्स सेल थिंग्स दैट आर ऑफन प्रिपेयर्ड एट होम बाय देयर फैमिलीज। वेंडर्स मतलब कि ठेले वाले उन चीजों को बेचते हैं जो मोस्टली उनके घर पे उनके परिवार द्वारा ही प्रिपेयर की जाती है, बनाई जाती हैं। ठेले वाले जो चीजें बेचते हैं वे अक्सर घर पर उनके परिवार वाले बनाते हैं। दे ऑल्सो परचेज क्लीन सॉर्ट एंड मेक देम रेडी टू सेल। उनके परिवार वाले ही सामानों को खरीदते हैं, साफ करते हैं, छांटते हैं और उनको फिर प्रिपेयर करते हैं ताकि फिर उन्हें सड़कों पर बेचा जा सके। परिवार वाले चीजों को खरीद कर, साफ करके, छांट करके बेचने के लिए तैयार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोज हु सेल फूड और स्नैक्स ऑन द स्ट्रीट प्रिपेयर मोस्ट ऑफ दीज एट होम। उदाहरण के लिए जो लोग कुछ खाने पीने की सामान को बेचते हैं स्ट्रीट साइड पे, जैसे कि कोई स्नैक हो गया, उन चीजों को उनके घर पर ही बनाया जाता है उनके परिवार द्वारा। उदाहरण के लिए जो सड़कों पर खाना या नाश्ता बेचते हैं वो ज्यादातर घर पर ही बनाया जाता है। देयर आर ऑलमोस्ट 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स इन द कंट्री वर्किंग इन अर्बन एरियाज। हमारे देश के शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचते हैं। स्ट्रीट वेंडिंग was till recently looked upon only as an obstruction to traffic and to people walking। जो स्ट्रीट वेंडिंग है मतलब कि जो ठेले पे जो लोग सामान बेचते हैं उनको एक ऑब्स्ट्रक्शन की तरह देखा जाता था, मतलब कि रुकावट की तरह देखा जाता था। अभी हाल फिलहाल तक गलियों और फुटपाथ पर इस काम को यातायात और पैदल चलने वाले लोगों के लिए एक रुकावट की तरह देखा जाता था। However, with the effort of many organizations, it is now recognized as a general benefit and as a right of people to earn their livelihood। कई ऑर्गेनाइजेशंस के एफर्ट की वजह से मतलब कि कई संस्थाओं के प्रयास की वजह से जो ये स्ट्रीट वेंडिंग था, अब इसको राइट ऑफ पीपल टू अर्न देयर लाइवलीहुड की नजर से देखा जा रहा है, मतलब कि आजीविका कमाने के अधिकार के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन कई संस्थाओं के प्रयास से अब इसको सभी के लिए उपयोगी और आजीविका कमाने के अधिकार के रूप में देखा जा रहा है। द गवर्नमेंट इज थिंकिंग अबाउट मॉडिफाइंग द लॉ दैट बैंड स्ट्रीट वेंडर्स। सरकार भी उन कानूनों को मॉडिफाई करने के लिए सोच रही है, मतलब कि कानून को बदलने के बारे में विचार कर रही है जिससे स्ट्रीट वेंडर्स के ऊपर बैन लगाया गया था, उन पर प्रतिबंध लगाया गया था। सरकार भी उस कानून को बदलने पर विचार कर रही है जिससे उन पर प्रतिबंध लगा हुआ था, so that they have a place to work and that there is also a free flow of traffic and people। जिससे कि इन स्ट्रीट वेंडर्स के पास काम करने के लिए एक जगह हो और ट्रैफिक और लोगों को भी कोई मुश्किल ना आए, उनका फ्री फ्लो होता रहे। कानून में बदलाव आने से उनके पास काम करने के लिए एक जगह होगी और यातायात एवं लोगों का आवागमन भी सहज रूप से हो पाएगा। हॉकिंग जोन्स हैव बीन सजेस्टेड फॉर टाउन्स एंड सिटीज। शहरों में हॉकिंग जोन के बारे में सुझाव दिया गया है, मतलब कि शहरों में कुछ इलाके ऐसे हो जहां पे कि ये स्ट्रीट वेंडर्स आसानी से अपना शॉप खोल सके और वहां पे अपने सामान को बेच सके। ऐसा सुझाव है कि शहरों में कुछ इलाके फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने वालों के लिए तय कर दिए जाएं। इट हैज ऑल्सो बीन सजेस्टेड दैट मोबाइल वेंडर्स शुड बी अलाउड टू मूव अराउंड फ्रीली। ये भी सुझाव दिया गया है जो मोबाइल वेंडर्स है, मतलब कि जो ठेलों पर अपना सामान बेचते हैं, उनको ये अलाउ किया जाए कि वो कहीं भी आ जा सकते हैं, वो किसी भी इलाके में फ्रीली मूव कर सकते हैं। हॉकर्स नीड टू बी अ पार्ट ऑफ कमिटीज दैट आर सेट अप टू टेक दीज एंड अदर डिसीजंस रिलेटिंग टू देम। जो ये ठेले वाले हैं, जो हॉकर्स हैं, उनको उन समितियों का, उन कमिटीज का पार्ट बनाया जाए जहां पे कि उनसे रिलेटेड डिसीजंस लिए जाते हैं। तभी डिसीजंस अच्छे तरीके से लिए जाएंगे क्योंकि फिर उन्हें ग्राउंड रियलिटी पता रहेगी। अगर ये हॉकर्स जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उन कमिटीज का हिस्सा रहेंगे, वो अपने ग्राउंड रियलिटीज को उन कमिटीज के दूसरे मेंबर्स को बता पाएंगे। ये भी सुझाव है कि उन्हें खुले रूप में आने जाने की अनुमति हो और वे लोग उन समितियों में रखे जाएं
जो इन मुद्दों पर निर्णय लेती है। हम लोगों ने स्ट्रीट के बारे में पढ़ लिया, अब हम लोग मार्केट के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कि बाजार के बारे में पढ़ेंगे। इन दी मार्केट, बाजार में, देयर आर मेनी पीपल हु ओन शॉप्स इन वेरियस मार्केट्स ऑफ द सिटी। शहर के बाजारों में ऐसे कई लोग हैं जिनकी अपनी दुकानें हैं। कई लोग हैं जिनके पास शहर के बाजारों में अपनी दुकानें हैं। दीज शॉप्स में बी स्मॉल और लार्ज एंड दे सेल डिफरेंट थिंग्स। ये जो दुकानें हैं ये छोटी भी हो सकती हैं और बड़ी भी हो सकती हैं, और ये अलग अलग चीजें बेचते हैं। मान लीजिए किसी के पास कपड़े की दुकान हो गई, किसी की अपनी छोटी सी साइकिल की दुकान हो गई, या किसी का अपना रेस्टोरेंट हो गया। ये दुकानें छोटी बड़ी हैं और लोग अलग अलग चीजें बेचते हैं। मोस्ट बिजनेस पर्सन्स मैनेज देयर ओन शॉप्स और बिजनेस। ज्यादातर व्यापारी अपनी दुकान या व्यापार खुद संभालते हैं। दे आर नॉट एम्प्लॉयड बाई एनीवन, मतलब कि वो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। वे किसी दूसरे की नौकरी नहीं करते। बट दे डू एम्प्लॉय अ नंबर ऑफ अदर वर्कर्स एज सुपरवाइजर्स एंड हेल्पर्स। मगर ये जो व्यापारी हैं ये दूसरों को रोजगार देते हैं। जैसे कि किसी को सुपरवाइजर की तरह रख लिया, मैनेजर की तरह रख लिया, या फिर किसी को हेल्पर की तरह रख लिया। लेकिन वे खुद कई लोगों को मैनेजर या सहायक की तरह नौकरी पर रखते हैं। These are permanent shops that are given a license to do business by the municipal corporation। जैसे कि हम लोगों ने स्ट्रीट में देखा था कि उनकी जो छोटी छोटी दुकानें होती थी वो टेम्पररी होती थी, अस्थायी होती थी, उनको पुलिस वाले कभी भी आके हटने को बोल सकते थे। लेकिन मार्केट प्लेस में जो दुकानें हैं वो परमानेंट होती हैं, पक्की दुकानें होती हैं, और इनको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मतलब कि नगर निगम द्वारा लाइसेंस दिया जाता है व्यापार करने के लिए। ये पक्की दुकानें होती हैं जिनके पास नगर निगम से व्यापार करने के लिए लाइसेंस होता है। द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑल्सो डिसाइड्स ऑन विच डे ऑफ द वीक द मार्केट हैज टू रिमेन क्लोज्ड। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मतलब कि नगर निगम ये भी डिसाइड करता है कि हफ्ते में किस दिन बाजार बंद रहेगा। नगर निगम ये निश्चित करता है कि सप्ताह में कौन से दिन बाजार बंद रहेगा। This market also has small offices and shops that provide services such as banks, courier services and others। बाजार में कुछ छोटे दफ्तर भी हैं या दुकानें भी हैं जो कि सेवाएं मतलब कि सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि बैंक हो गया, कुरियर सर्विस हो गया, एक्सेट्रा। इस बाजार में छोटे छोटे दफ्तर और अन्य दुकानें भी हैं जो बैंक, कुरियर इत्यादि की सेवाएं देती हैं। हम लोगों ने स्ट्रीट्स के बारे में पढ़ लिया, मार्केट प्लेस के बारे में पढ़ लिया, अब हम लोग फैक्ट्री वर्कशॉप के बारे में पढ़ेंगे। इन दी फैक्ट्री वर्कशॉप, फैक्ट्री में। इस टॉपिक को एक स्टोरी के माध्यम से, कहानी के माध्यम से बताया गया है कि एक लेडी है निर्मला नाम की, वो एक फैक्ट्री में काम करती हैं। तो एक एक करके चीजों को समझते हैं। निर्मला वर्क्स एज ए टेलर इन एन एक्सपोर्ट गारमेंट यूनिट। निर्मला एक ऐसी कंपनी में काम करती हैं जहां पे कि गारमेंट का एक्सपोर्ट होता है, मतलब कि कपड़ों का निर्यात होता है, वहां पे वो टेलर के रूप में काम करती हैं। निर्मला कपड़े निर्यात करने वाली एक कंपनी में दर्जी का काम करती हैं। द फैक्ट्री वेयर शी वर्क्स मेक्स समर क्लॉथ्स फॉर पीपल इन फॉरेन कंट्रीज लाइक यूएसए, यूके, जर्मनी एंड नेदरलैंड्स। जिस फैक्ट्री में वो काम करती हैं वहां अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी एंड नीदरलैंड्स जैसे देशों के लोगों के लिए गर्मी के कपड़े सिले जाते हैं। वर्कर्स लाइक निर्मला हैव टू वर्क वेरी लॉन्ग आवर्स इन द मंथ्स फ्रॉम दिसंबर टू अप्रैल। निर्मला जैसे जो वर्कर हैं उन पर दिसंबर से अप्रैल के बीच में बहुत ज्यादा काम का प्रेशर रहता है। उनको बहुत लंबे समय तक काम करना पड़ता है। दिसंबर से अप्रैल तक निर्मला पर काम का बोझ बहुत ज्यादा रहता है। A normal working day begins at 9 a.m. and finishes only by 10 p.m. sometimes even later। एक नॉर्मल वर्किंग डे जो है सुबह 9 बजे शुरू होता है और रात के 10 बजे तक चलता है, और कभी कभी इससे भी ज्यादा लेट हो जाता है। अक्सर वो 9 बजे सुबह काम शुरू करती है और रात 10 बजे तक ही काम निपट पाता है। कई बार और भी देर हो जाती है। शी वर्क्स फॉर अ 6 days अ वीक। वो हफ्ते में 6 दिन काम करती है। At times, when the work needs to be done urgently, she works on Sundays too। कभी-कभी जब काम को अर्जेंटली फिनिश करना होता है या फिर काम का बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है, तब
निर्मला को संडेज को भी काम करना पड़ता है, इतवार को भी काम पे जाना होता है। देखिए, भले ही निर्मला एक फैक्ट्री में काम कर रही है, बट फिर भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि वो एक डेली वेज अर्नर की तरह ही काम कर रही है। उनका कुछ भी फिक्स नहीं है। वो सुबह 9 बजे काम पे जा रही है, रात के 10 बजे तक काम कर रही है, और कभी कभी उससे भी ज्यादा लेट हो जाता है। ऐसे नॉर्मली वो वीक में 6 डेज ही काम करती हैं, लेकिन अगर काम का प्रेशर बढ़ गया तो फिर उनको संडेज को भी जाना पड़ सकता है। तो यहाँ पे भी कुछ सर्टेनिटी नहीं है उनके लाइफ में। जब काम जल्दी का होता है तो उन्हें इतवार को भी काम पर जाना पड़ता है। निर्मला is paid rupees 280 a day for 8 hours and rupees 100 extra for working late. निर्मला को 8 घंटे पर डे काम करने के लिए 280 रुपए मिलते हैं, और अगर लेट काम कर रही हैं वो तो उनको 100 रुपए और एक्स्ट्रा दिया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये एक तरीके से डेली वेज अर्निंग हो गया। अगर वो 8 घंटे काम करती हैं तो सिर्फ उनको 280 रुपए मिलेंगे, और अगर वो कुछ एक्स्ट्रा काम कर रही हैं तो और 100 रुपए उनको मिल जाएगा। तो सैलरी इनकी फिक्स नहीं है, कोई भी तनख्वाह इनकी फिक्स नहीं है, और कुछ सर्टेनिटी भी नहीं है। निर्मला को रोज 8 घंटे काम करने के 280 रुपए मिलते हैं, और अतिरिक्त 100 रुपए देर तक काम करने का मिलता है। बाई जून द वर्क इज ओवर एंड द फैक्ट्री रिड्यूसेस इट्स स्टाफ। जून तक फैक्ट्री के पास जो काम है वो खत्म हो जाता है, और इसके बाद फैक्ट्री में जो स्टाफ्स काम कर रहे हैं उनको धीरे धीरे वो लोग निकालने लग जाते हैं। जून तक काम खत्म हो जाता है तो फैक्ट्री वाले इन दर्जियों की संख्या घटा देते हैं। निर्मला विल ऑल्सो बी आस्क टू लीव। निर्मला को भी निकाल दिया जाएगा। फॉर अबाउट 3 to 4 months इन अ ईयर देयर इज नो वर्क फॉर हर। साल में 3 से 4 महीने ऐसे होते हैं जब निर्मला के पास कोई काम नहीं रहता। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि कुछ भी सर्टेन नहीं है यहाँ पे। सब कुछ इनका अनसर्टेनिटी पे चल रहा है। एक फैक्ट्री में ये लोग काम कर रहे हैं, उसके बावजूद हर साल करीब 3 से 4 महीने के लिए उनके पास काम नहीं रहता। Most workers, like Nirmala, are employed on what is known as casual basis. That is, they are required to come as and when the employer needs them. ज्यादातर वर्कर्स, ज्यादातर कारीगर निर्मला जैसे, उनको कैजुअल बेसिस पे काम मिलता है, मतलब कि अनियमित रूप में उनको काम मिलता है, और उनको तभी काम पर रखा जाता है जब मालिक को उनकी जरूरत होती है। जब फैक्ट्री के पास कुछ काम आता है तभी इनको काम पे रखा जाता है। निर्मला की तरह ज्यादातर कारीगर अनियमित रूप में काम में लगे हुए हैं, मतलब उनको काम पर तभी आना होता है जब मालिक को जरूरत होती है। दे आर एम्प्लॉयड व्हेन द एम्प्लॉयर गेट्स लार्ज ऑर्डर्स और ड्यूरिंग सर्टेन सीजन्स। यही चीज मैं आपको बता रहा था कि एम्प्लॉयर मतलब कि जो मालिक है फैक्ट्री के, इनको निर्मला जैसे कारीगरों को तभी काम देते हैं जब बहुत ज्यादा ऑर्डर आ जाता है उनके पास, या फिर कुछ सर्टेन सीजन, जैसे कि हम लोगों ने पीछे स्लाइड में देखा कि दिसंबर से अप्रैल तक उनके पास बहुत ज्यादा काम रहता है। तो तभी निर्मला जैसे कारीगरों को काम पे रखा जाता है। उनको रोजगार तभी मिलता है जब मालिक को बहुत सारा काम मिल जाता है या फिर खास मौसमों में काम मिलता है। एट अदर टाइम्स ऑफ द ईयर दे हैव टू फाइंड सम अदर वर्क। साल के दूसरे समय में, दूसरे महीनों में निर्मला जैसे कारीगरों को कुछ दूसरे काम की तलाश करनी पड़ती है। साल के बचे हुए समय में उन्हें दूसरा काम ढूंढना पड़ता है। जॉब्स लाइक निर्मलास आर नॉट परमानेंट। ये हम लोगों ने पीछे के स्लाइड में ही देख लिया कि निर्मला जिस फैक्ट्री में काम करती हैं, वहां उस फैक्ट्री में जब काम नहीं होता तो निर्मला को काम से निकाल दिया जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि निर्मला के पास जो जॉब है वो टेम्पररी है, अस्थायी है। निर्मला की तरह की नौकरियां स्थायी नहीं होती। इफ वर्कर्स कंप्लेन अबाउट देयर पे और वर्किंग कंडीशंस दे आर आस्क्ड टू लीव। जो कारीगर ऐसे फैक्ट्रीज में काम करते हैं, वो अगर अपने तनख्वाह को लेके या फिर वर्किंग कंडीशंस को लेके कंप्लेंट करते हैं तो उनको काम से निकाल दिया जाता है। अगर कारीगर अपनी तनख्वाह या परिस्थितियों के बारे में शिकायत करते हैं तो उन्हें निकाल दिया जाता है। देयर इज नो जॉब सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन इफ देयर इज इल ट्रीटमेंट। देखिए, जॉब सिक्योरिटी तो नहीं है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जब फैक्ट्री में काम नहीं होता तो लोगों को निकाल दिया जा रहा है, तो नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती। और अगर कोई आप उन फैक्ट्री में जो कारीगर काम कर रहे हैं उनके साथ अगर कोई बुरा बर्ताव करता है, इल ट्रीटमेंट करता है, तो कोई प्रोटेक्शन भी नहीं है, कोई सुरक्षा भी नहीं है। नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती, और अगर कोई बुरा व्यवहार करे तो उनके बचाव के लिए भी कुछ नहीं होता। दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू वर्क वेरी लॉन्ग आवर्स। उनसे ये भी उम्मीद रखी जाती है कि वो बहुत लंबे घंटों तक काम करते रहें।
उनसे बहुत लंबे समय तक रोज काम करने की उम्मीद भी रखी जाती है। लेकिन ये लोग जो इतने लंबे समय तक काम करते हैं, उस हिसाब से इनको जो सैलरी मिलती है वो बहुत ही कम मिलता है। For example, in the cloth mill units, the workers work on day and night shifts, with each shift lasting 12 hours. उदाहरण के लिए जो क्लॉथ मिल में जो वर्कर्स काम करते हैं उनको डे और नाइट शिफ्ट मतलब कि दिन और नाइट शिफ्ट में काम करना पड़ता है और एक शिफ्ट 12 घंटे तक चलता है। उदाहरण के लिए बिजली से चलने वाले करघो यानी पावरलूम फैक्ट्री में मजदूर दिन और रात की पालियों में 12-12 घंटे तक काम करते हैं। One worker works on one machine for 12 hours and then is replaced by another on the same machine for the next 12 hours. एक कारीगर एक मशीन पे 12 घंटे तक काम करता है, फिर 12 घंटे बाद उस व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति रिप्लेस कर देगा और उसी मशीन पे फिर से अगले 12 घंटे के लिए काम करेगा। एक कर्मचारी एक मशीन पर 12 घंटे तक काम करता है और फिर अगले 12 घंटों के लिए उसी मशीन पर दूसरे कर्मचारी द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। दे आर नॉट पेड सेपरेटली फॉर वर्किंग मोर देन 8 आवर्स। उनको 8 घंटे से ज्यादा काम करने के लिए अलग से मजदूरी नहीं मिलती है। उन्हें 8 घंटों से ज्यादा काम करने की मजदूरी अलग से नहीं मिलती। हम लोगों ने ये देख लिया कि 8 घंटे तक उनको 280 रुपए दिए जाते हैं और अगर उसके बाद वो एक्स्ट्रा कितना भी काम करे बस उनको 100 रुपए और एक्स्ट्रा दिया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं कि जो ऐसे वर्कशॉप या फैक्ट्रीज में जो कैजुअल लेबरर की तरह काम कर रहे हैं मतलब अनियमित मजदूरी जो कर रहे हैं उनकी वर्किंग कंडीशंस बहुत ही खराब है, बहुत ही पुअर है। अब हम लोग ऑफिस में कैसे काम होता है या ऑफिस में क्या क्या बेनिफिट्स मिलती हैं उनके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। इन दी ऑफिस एरिया, दफ्तर में, बीइंग अ परमानेंट वर्कर दे ऑल्सो गेट्स अनदर बेनिफिट्स सच एज फॉलोइंग। स्थायी कर्मचारी होने के कारण उनको निम्नलिखित फायदे भी मिलते हैं। देखिए, ऑफिस में दफ्तर में अगर कोई काम कर रहा है तो वो जो वर्कर है वो परमानेंट होगा, स्थायी कर्मचारी होगा और स्थायी कर्मचारी होने के वजह से परमानेंट वर्कर होने के वजह से उनको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। उनको एक एक करके देखते हैं। पहला, सेविंग्स फॉर ओल्ड एज, बुढ़ापे के लिए बचत। ए पार्ट ऑफ देयर सैलरी इज केप्ट इन अ फंड विद द गवर्नमेंट। उनके सैलरी का उनके तनख्वाह का एक पार्ट एक मतलब कि एक भाग एक फंड में सरकार के पास सुरक्षित रखा जाता है। उनकी तनख्वाह का एक भाग भविष्य निधि में सरकार के पास डाल दिया जाता है। दे विल अर्न इंटरेस्ट ऑन दीज सेविंग्स। ये जो सेविंग्स ये लोग कर रहे हैं उनमें उनको इंटरेस्ट भी ब्याज भी मिलता है। इस बचत पर ब्याज भी मिलता है। When they retires from this job, they will get this money and they can then live on that. जब वो व्यक्ति फिर रिटायर होगा, सेवानिवृत्त होगा, उनको फिर ये जो पैसा थोड़ा थोड़ा करके उनके सैलरी से कट रहा था, उनको वो पैसा रिटायरमेंट के बाद मिल जाएगा और वो उस पे अपनी जिंदगी गुजर बसर कर सकते हैं। नौकरी से सेवानिवृत्त होने पर यह पैसा मिल जाता है। दूसरा जो बेनिफिट है वो है हॉलीडेज का, छुट्टियां। दे गेट्स ऑफ ऑन संडेज एंड नेशनल हॉलीडेज। उनको संडेज की मतलब कि इतवार की छुट्टियां भी मिलती हैं और अगर कोई नेशनल हॉलीडे है तो उसमें भी उनको छुट्टियां मिलती है। लेकिन हम लोगों ने ये पढ़ा कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके लिए ऐसे इतवार या नेशनल हॉलीडेज कोई मायने नहीं रखती। उनको डेली काम करना पड़ता है ताकि उनका उनके जीवन का गुजर बसर होता रहे। और ऐसे ही हम लोगों ने फैक्ट्री में भी देखा कि अगर वर्कलोड ज्यादा है तो फिर वहां पे संडेज की छुट्टियां भी खत्म हो जाती हैं। इतवार और राष्ट्रीय त्योहारों के लिए छुट्टी मिलती है। दे ऑल्सो गेट्स सम डेज एज एनुअल लीव। उनको वार्षिक छुट्टी के रूप में भी कुछ दिन मिलते हैं। तीसरा जो बेनिफिट है वो है मेडिकल फैसिलिटीज फॉर देयर फैमिली। परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधाएं। देयर कंपनी pays the medical expenses up to a certain amount for them and their family members। जो लोग ऑफिसेज में या किसी कंपनी में काम करते हैं तो वो कंपनी मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए भी खर्चा देती है एक सर्टेन अमाउंट तक। जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी और उनके फैमिली मेंबर्स के लिए भी, परिवारजनों के लिए भी कंपनी एक सीमा तक कर्मचारी और उनके परिवारजनों के इलाज का खर्चा उठाती है। दे गेट्स मेडिकल लीव इफ दे फॉल्स इल एंड देयर सैलरी इज नॉट कट इफ दे टेक्स दिस लीव। अगर वो बीमार पड़ते हैं तो वो मेडिकल लीव भी ले सकते हैं और जब वे मेडिकल लीव लेते हैं तो उनकी तनख्वाह नहीं कटती। अगर तबीयत खराब हो जाए तो कर्मचारी को बीमारी के दौरान छुट्टी मिलती है। हम लोगों ने ये देखा कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको हर रोज काम पे जाना पड़ता है
जब वो हर रोज जाएंगे तभी उनको पैसा मिलेगा। जो डेली वेज अर्नर्स हैं उनको भी डेली काम करना पड़ेगा। अगर वो किसी दिन बीमार पड़ जाते हैं तो उस दिन उनकी आय रुक जाती है। There are many workers in the city who works in offices, factories and government departments where they are employed as regular and permanent workers. शहर में ऐसे कई वर्कर्स हैं, ऐसे कई कर्मचारी हैं जो ऑफिसेज में, दफ्तरों में काम करते हैं, फैक्ट्रीज में काम करते हैं, सरकारी विभागों में काम करते हैं और वहां पे वो परमानेंट वर्कर मतलब कि स्थायी कर्मचारी के रूप में काम करते हैं। शहर में ऐसे कई कर्मचारी होते हैं जो दफ्तरों, फैक्ट्रियों और सरकारी विभागों में काम करते हैं, जहां उन्हें नियमित और स्थायी कर्मचारी की तरह रोजगार मिलता है। दे अटेंड द सेम ऑफिस और फैक्ट्री रेगुलरली। वो हर रोज उसी दफ्तर में या फैक्ट्री में रोजगार के लिए जाते हैं काम पे। वे लगातार उसी दफ्तर या फैक्ट्री में काम पर जाते हैं। देयर वर्क इज क्लियरली आइडेंटिफाइड। उनका काम भी तय होता है। दे गेट अ रेगुलर सैलरी। उनकी सैलरी जो है वो फिक्स रहती है, उनकी तनख्वाह फिक्स होती है और उनको हर महीने ये सैलरी मिलती है। उनको हर महीने तनख्वाह मिलती है। अनलाइक कैजुअल वर्कर्स, दे विल नॉट बी आस्क्ड टू लीव इफ द फैक्ट्री डज नॉट हैव मच वर्क। देखिए, हम लोगों ने पीछे स्लाइड्स में पढ़ा, जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं वो जिन फैक्ट्रीज में काम करते हैं, उन फैक्ट्रीज के पास अगर काम ना हो तो इन कैजुअल वर्कर्स को फिर काम से निकाल दिया जाता है। लेकिन जो परमानेंट वर्कर्स होते हैं वो जिन फैक्ट्रीज में काम करते हैं, अगर उस फैक्ट्री के पास काम न हो तो भी उन परमानेंट वर्कर्स को फैक्ट्री से नहीं निकाला जाता। अगर फैक्ट्री में काम कम हो तो भी उन्हें अनियमित रूप से काम करने वाले मजदूरों की तरह निकाला नहीं जाता। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का ये चैप्टर समाप्त होता है और मैं आशा करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट्स है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोगों का क्लास 6 हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड पॉलिटी कंप्लीट होता है और अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग क्लास 7 के सब्जेक्ट्स स्टार्ट करेंगे। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।